नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कांग्रेस का दुश्मन मुल्क भी। बात प्रारंभ करते हैं शशि थरूर से। एक तथाकथित विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े पाए के नेता हैं, परंतु जो उन्होंने लाहौर लिटरेचर फेस्ट में एक बात कही कि भारत में दोहरा व्यवहार होता है, दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, और ये कह करके उन्होंने किसी को खुश किया हो या न किया हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्तर को जरूर गिराया है। ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समझनी चाहिए कि उनके तथाकथित बड़बोले नेता इस तरीके से देश को शर्मसार करने वाले जब स्टेटमेंट देते हैं, वो भी दुश्मन मुल्कों के पक्ष में, ये राजनीति नहीं। काश ऐसा स्टेटमेंट शशि थरूर जैसा कोई नेता इजराइल में देता, काश ऐसा कोई स्टेटमेंट इस सोच का नेता चीन में देता, कोरिया में देता, परंतु ये हिंदुस्तान है। हमने आज तक ऐसे ही लोगों को पाला है, उनको ही शासन सत्ता सुख दिया है, उनके अय्यासियों का साधन दिया है, जिन्होंने देश का ही प्रत्यक्ष न केवल विरोध किया है बल्कि देश को अपमानित भी किया है। और बात सही है, शशि थरूर की एक बात से तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि वो देश है जो दोहरा व्यवहार करता है, लेकिन ये आज पिछले 6 सालों से नहीं करता। देश में दोहरे व्यवहार की प्रथा इसी कांग्रेस ने डाली थी। अब प्रश्न उठता है कैसे कांग्रेसियों को हो सकता है ये बात गंवारा न गुजरे, लेकिन हकीकत ये है कि तथाकथित संविधान की व्यवस्थाओं में मन मर्जी का फेर करके समाज को 2 फाड़ों में बल्कि अनगिनत फाड़ों में बांट करके एक दूसरे जाति या संप्रदाय या धर्म विशेष के प्रति अलग अलग मानकों के नियम कानून ला करके दोहरे व्यवहार और दोहरे मापदंड कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान के समाज में चालू किए। मैं आपसे चर्चा करूंगा जात आधारित आरक्षण पर। क्या जात आधारित आरक्षण दोहरे मापदंड का प्रतीक नहीं है? आप अगर ये कहते हैं कि साहब दलित समाज के ऊपर सवर्णों ने अत्याचार किया, उनका उत्पीड़न किया, हर बात स्वीकार है, परंतु 2 बातें आपसे जानना चाहूँगा। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12 से 14 साल के प्लस की जितनी इमेजेस हैं, फोटो हैं, क्या वो किसी फोटो में ऐसे दिखे कि उनका उत्पीड़न हुआ? या उसके बाद की जो फोटो है जिसमें टाई सूट पहन के डॉक्टर साहब खड़े हुए, अगर उनका उत्पीड़न हुआ होता, उनका दमन हुआ होता, तो शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टाई सूट में न होते। कहने का मकसद, हिंदुस्तान के समाज में अगर कुछ बुरे लोग भी रहे हैं तो अच्छे लोगों की भी संख्या कम नहीं है। परंतु यह प्रश्न ये उठता है कि आज 74 साल से इस जातीय आरक्षण के आधार पर तथाकथित सवर्णों का जो दमन किया जा रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो उनके साथ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, इसकी जन्मदाता कौन है? केवल ये कांग्रेस। ब्रिटिश पद्धति पर चलते हुए कांग्रेस ने हिंदुस्तान को न केवल हिंदू मुसलमानों में बांटा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। आज 17 से 22% की आबादी है मुसलमानों की, उसके बाद भी वो अल्पसंख्यक हैं। भगवान जाने किस श्रेणी पर जाके और कितने प्रतिशत पर वो बहुसंख्यक होंगे, या मेरे ख्याल से अगर 80% भी अगर वो हो जाए तो भी हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां उनको अल्पसंख्यक ही मानेंगी। निसंदेह ये व्यवहार किया दोहरा हिंदुस्तान में ये व्यवहार होता है, घृणित है, ये लज्जाजनक है ये। लेकिन वर्तमान सरकार के साथ साथ ये लज्जाजनक है इस कांग्रेस के लिए भी और शशि थरूर जैसे नेता के लिए भी। अगर शशि थरूर भाजपा को निशाना लेते हुए देश को अपमानित करने वाला यह बयान करते हैं तो शशि थरूर को यह समझना चाहिए
इस दोहरे मापदंड और भेदभाव के व्यवहार के लिए अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो ये कांग्रेस है। अब आइए धारा 370। क्या थी धारा 370? एक अस्थायी धारा थी जिसको स्वयं कांग्रेस ने लागू किया। क्यों लागू किया था? धारा 370 की व्यवस्था को पढ़े। और 74 साल में इस धारा 370 से लाभान्वित कौन हुआ, मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। कश्मीर के आम कश्मीरी को उच्च पढ़ाई के लिए, मानक और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, सोचे कि हर स्तरीय कार्य के लिए उसको कश्मीर छोड़ करके भारत के अन्य प्रांतों में जाना पड़ता था। उसका व्यवसाय भी भारत के अन्य प्रांतों में चलता था। अगर 370 से कश्मीरी लाभान्वित हो रहा होता तो शायद वो कश्मीर छोड़ के किसी अन्य प्रदेश में न जाता। तो लाभान्वित कौन हो रहा था? लाभान्वित होता मुफ्ती का परिवार, लाभान्वित हो रहा था फारूक अब्दुल्ला का परिवार, और लाभान्वित हो रहे थे वो बिलगाववादी नेता जिनके अपने बच्चे तो विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन एक आम कश्मीरी को पीने का शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं। क्या आज कश्मीर के इंटीरियर में रहने वाले कश्मीरियों की लाइफस्टाइल को आप नहीं समझते? केवल 3 जिले, जम्मू कश्मीर के केवल 3 जिले जो अलगाववादियों का अड्डा थे, उनका ठिकाना थे, उनका केंद्र थे, वो छोड़ करके किसी भी कश्मीरी पर ना तो 370 से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट था और ना 370 हटने के बाद कोई निगेटिव इफेक्ट आया। हाँ, प्रभावित हुए जो पत्थरबाज थे, जिनको 500 रुपये प्रतिदिन पत्थर फेंकने का मिलता था, और ऐसे ही लोगों को पोषित करता था ये मुफ्ती परिवार और फारूक अब्दुल्ला परिवार। बड़ा घृणास्पद विषय। आज वो फारूक अब्दुल्ला जिसके परिवार को अब तक हिंदुस्तान ने पाला, जिसके परिवार का भरण पोषण हिंदुस्तान की जनता के टैक्सों पे किया गया, जिसने सत्ता सुख भोगा हिंदुस्तान के कर के पैसों पे, वो कहता है 370 के लिए हम चीन की मदद लेंगे। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुंह से ये न निकला कि इतना घृणित बयान देने वाले फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध देशद्रोह की कार्रवाई की जाए। न कार्रवाई की मांग करते तो कम से कम निंदा की मांग तो निकलनी चाहिए। ये उससे ज़्यादा घृणित है। अब अगर भाजपा इसका विरोध करती तो कहा जाता साहब ये हिंदूवादी, ये नहीं करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला 370 के लिए चीन से मदद ले, वो उचित है। और प्रत्युत्तर में अगर भाजपा इस वक्तव्य का खंडन करती है तो साहब वो हिंदूवादी है। क्या समस्या है इनको हिंदुओं से? क्या कांग्रेस का एजेंडा ही एंटी हिंदू है? और मुझे तो शर्म आती है उन तथाकथित कांग्रेसियों को जो अपने को सेक्युलर कहते हैं कि क्या हिंदुत्व का विरोधी सेक्युलरिज्म है? वो कोख लगा रहे हैं अपनी माओं की, जो उस दीन धर्म को मानने के बाद उसी की अवमानना करते हैं, उसी की बेइज्जती करते हैं, उसी का विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं देश का, भारत माता का। निसंदेह मैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरा अपना व्यू है। मैं ये भी मानता हूँ कई मुद्दों पे मोदी सरकार पूर्णतः सफल नहीं हुई। मैं ये भी मानता हूँ कि मैनिफेस्टो में जो भाजपा ने कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट पूरे नहीं हुए, परंतु इसमें दो राय नहीं कि भारत की अस्मिता के लिए इस भाजपा सरकार ने बड़े ही सकारात्मक कदम उठाए। और वो इसलिए उठाए हैं कि इस मिजाज के लोग जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब तक कुछ भी हो ना हो हिंदुस्तान में कभी भी सेक्युलरिज्म नहीं आएगा। क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा या बसपा जैसी क्षेत्रीय पार्टी हो, इनका 1 पॉइंट एजेंडा ही एंटी हिंदुइज्म है। क्योंकि इनको ये लगता है कि 17% वोट, 17 से 22% मुस्लिम वोट की वाहवाही करके हम सरकारें बना लेंगे। और मजे की बात, 22 से 27 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की और 27 नेता नहीं है इस कौम में। अगर कांग्रेस इनकी रहनुमा वास्तव में होती तो क्या मुस्लिम कौम के पास 27 नेता ना होते?
हिंदुस्तान की 74 साल के इतिहास में 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुए हैं। ये गौर करना चाहिए शशि थरूर जैसे इंसान को कि जिसने केवल और जिसकी पार्टी की सोच ने केवल मुस्लिमों को यूज एंड थ्रो रखा है। इनका कतई आशय मुसलमानों का विकास नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं अगर मुस्लिम समाज पढ़ लिख जाएगा तो इनके कब्जे से निकल जाएगा। इसी कांग्रेस सरकार में 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुए हैं, और अगर आज एजुकेशन प्रोपोर्शन देखा जाए तो सबसे कम एजुकेटेड इंसान भी मुस्लिम समाज में है। ये कॉन्स्पिरेसी हुई है मुसलमानों के साथ। और उसके बाद कितनी बेशर्मी से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में दोहरा व्यवहार हो रहा है। मैं साधुवाद देता हूं शशि थरूर को कि जिसने कम से कम ये स्वीकारा तो कि कांग्रेस ने दुराभाव और दोहरे मापदंडों को अपनाया हिंदुस्तान के सवर्णों के साथ, कि कांग्रेस ने समाज तोड़ने के लिए दोहरा मापदंड अपनाते हुए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की व्यवस्था की। इसमें दो राय नहीं। ये कांग्रेस ही थी कि जिसने 370 की आड़ में परिवार विशेष को शासन सत्ता दी, पैसा हिंदुस्तान का खर्च करा। शशि थरूर जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं, पर कष्ट ये है कि आप उस सत्यता को उस तरीके से प्रत्यक्ष नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से उसको प्रत्यक्ष किया जाना चाहिए। एक अच्छा विपक्ष होने के नाते सकारात्मक विरोध जरूरी है, लेकिन किसी भी विरोध या समर्थन में राष्ट्रहित को नज़रअंदाज किया जाना यह उतना ही निंदनीय है। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। ऐसे विषयों पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको लाइक करें।